ठीक है। और आज के टॉपिक एब्डोमिनल एओर्टा में एब्डोमिनल एओर्टा की स्कैनिंग के बारे में और इससे रिलेटेड जो डायग्नोसिस होती है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसकी स्कैनिंग होगी कैसे और एब्डोमिनल एओर्टा की ही स्कैनिंग क्यों। ठीक है। आप जब एओर्टा की बात करते हैं, ठीक है, माइक्रोफोन मैं बंद कर देता हूँ, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, म्यूट ऑल, यस। जब हम लोग आयोटा की बात करते हैं तो आयोटा है एक्चुअली में क्या? आयोटा है ग्रेट ब्लड वेसल्स। ठीक है। और आप लोग सबको को ये पता है कि आयोटा जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, और जब हार्ट पंप करता है ना, वेंट्रिकल पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो जो ब्लड होता है अयोटा से होता हुआ पूरे बॉडी में, है ना, जाता है। और जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एब्डोमिनल अयोटा जो यूनिट बनाया गया है, इस यूनिट में स्कैनिंग करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस ये हो सकता है या पर्पस है, एब्डोमिनल अयोटा की एबनॉर्मिलिटी। और वो एबनॉर्मिलिटी किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, अयोटा का अपने जगह से डिसलोकेशन, या अयोटा की अलग अलग तरह की एबनॉर्मिलिटी जिसमें एन्यूरिज्म भी शामिल है। ठीक है। तो वो सारी चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर आप जो इमेज देख रहे हैं कि ये अयोटा आया, ये असेंडिंग अयोटा हुआ, ये आर्क ऑफ अयोटा हुआ, और फिर ये डिसेंडिंग अयोटा नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर तो हो जाता है डायफ्राम। और आपको मैं बता देता हूँ कि ज्यादा प्रॉब्लम जो है थोरैसिक अयोटा का भी होता है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो थोरैसिक अयोटा की होती है, लेकिन उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से उसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम लोगों को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी से थोरैसिक एओर्टा को देख सकते हैं। तो जो एओर्टा एब्डोमिनल रीजन में है उसको हम लोग कहेंगे एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है। और आपके यूनिट का नाम ही है एब्डोमिनल एओर्टा। उसके पीछे रीजन है, कॉज है कि आप जो स्कैनिंग करेंगे, आपका स्कैनिंग जो है काफी लिमिटेड होगा। और वो लिमिटेड इस सेंस में होगा कि सिर्फ एब्डोमिनल रीजन में जो एओर्टा है, ठीक है ना, जितना दूर तक वो गया वह, और नीचे आकर के वो जो बाइफरकेट किया, तो हम उतना ही दूर उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसमें एबनॉर्मिलिटी और वो कितना डायलेट किया है या कितना सिकुड़ा है, ये सारी चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां पर जो है सबसे पहला तो एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इंट्रोडक्शन है कि डिस्टरबेंस। हेलो, हम क्लास ले रहे हैं अभी। इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये एब्डोमिनल अयोटा की ही इमेजिंग हम लोग करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि स्कैनिंग ऑफ एब्डोमिनल अयोटा, है ना, बाई अल्ट्रा साउंड। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए हम लोग स्कैनिंग करेंगे एब्डोमिनल अयोटा का। ठीक है। ये जो एब्डोमिनल अयोटा है, अगर हम लोग देखते हैं किसी आदमी में, यहां जैसे कि एक फिगर आपको दिखाई दे रही है, तो ये लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है ना, ये किस साइड में है? तो ये लेफ्ट साइड में है। लेकिन इसके इसके जो राइट साइड में होता है वो होता है इंफीरियर इंफीरियर वेना कावा, जो इस साइड से इसके पैरेलली दोनों
एक दूसरे के पैरेलल होता है और इंफीरियर वेना कावा भी आगे जाकर के बाइफरकेट करता है। तो आप लोगों को यह भी पढ़ना होगा इंफीरियर वेना कावा का स्कैन भी, इंफीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा का स्कैनिंग कैसे होता है और उसकी किस तरह एबनॉर्मेलिटी को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो यूनिट पढ़ रहे हैं और जिस तरह की स्कैनिंग के बारे में आप सीख रहे हैं और जान रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एब्डोमिनल आयोटा है। ठीक है ना? तो ये जो एब्डोमिनल आयोटा का टेस्ट है, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है ना? वेरी यूजफुल स्क्रीनिंग, वेरी यूजफुल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन बोले या टेस्ट बोले, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्कैन we can measures abdominal aorta, ठीक है। हम लोग आयोटिक स्कैन करने के दौरान हम लोग एब्डोमिनल आयोटा को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इससे निकलने वाली जो आर्टरीज है उसके उसको भी हम लोग देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि क्या ऐसा कारण है, क्या क्या ऐसी एबनॉर्मेलिटी है कि हम केवल और केवल एब्डोमिनल आयोटा की स्कैनिंग को करना चाहेंगे या करेंगे, ठीक है। और स्कैनिंग को हम लोगों को किस तरीके से करना चाहिए और करने के बाद हमको किस तरह की इमेजेस देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेशन की बात करते हैं कि क्या ऐसा लगता है, कौन सी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं पेशेंट को जिसके लिए एक कार्डियोलॉजिस्ट है ना, एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो भेजता है एब्डोमिनल आयोटा के स्कैनिंग के लिए, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि ये डिजीज जो है वस्कुलर डिजीज, आप पढ़ा होगा ना कार्डियोवस्कुलर एक ही चैप्टर में। तो ये हार्ट से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसकी जो बीमारी होता है, इसकी जो बीमारियां होती हैं उसको एक कार्डियोलॉजिस्ट ही समझ सकता है और वो जांच करने के लिए भेजेगा। तो सबसे पहला इंडिकेशन में देखिए क्या क्या हो सकता है। इंडिकेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर 1 में पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास, ठीक। पहला पॉइंट, अगर पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आयोटिक स्कैनिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, सर पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास मतलब सर मैं सम पल्सेटाइल मतलब होता है। मैं बताऊंगा। हाँ, पेन ओके सर। इन द मिड लाइन ऑफ द एब्डोमेन, है ना, एब्डोमेन के बीच में दर्द का होना, ठीक है। तीसरा इंडिकेशंस है पुअर सर्कुलेशन इन द लेग, ठीक है, लेग्स। और चौथा क्या है, रिसेंट एब्डोमिनल ट्रॉमा, ठीक।
और 5 है सस्पेक्टेड, आइडियोपैथिक, एओटाइटिस, है ना, AORTITIS, एओटाइटिस, ठीक है। इसके अलावा ये सारे इंडिकेशंस में हैं, लेकिन इसकी बीमारियों में एन्यूरिज्म, आयोटिक डिसेक्शन जैसी बीमारियां भी होती है, जिसको मैं समझाऊंगा, और उसको इमेज में हम लोग कैसे देख करके आइडेंटिफाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आप समझिए पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास। अगर आयोटा आयोटा है ना, तो आयोटा किसी मास के कारण अगर दब जाता है, कोई भी चीज अगर दबा दी जाती है, अभी मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर जो पल्स होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल रेडियल पल्स जो लेता है, डॉक्टर क्या करता है, लेता है, या उसको चेक किया जाता है कि आपका पल्स रेट कितना है। तो हम यहाँ पे अगर फिंगर रखते हैं, ठीक है ना, तो रेडियल पल्स हमें मिलती है, रेडियस के पास नीचे हम यहाँ पे दबाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेडियल पल्स मिलेगा। इसलिए कि कोई भी वेसल के अंदर से सर्कुलेशन हो रहा है, अगर वो आर्टरी है ना, तो आर्टरी के अंदर से ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, वो जा रहा है, ठीक है। तो वो आर्टरी के पार्टिकुलर जगह पर, ये यहाँ पे सुपरफिशियल है, रेडियल आर्टरी कहाँ, यहाँ पे सुपरफिशियल है, कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर सुपरफिशियल है, इलियक आर्टरी सुपरफिशियल, अदरवाइज जितनी भी आर्टरीज है वो सब डीप में है, ठीक है। तो जो आर्टरी होती है, उस जहां जहां पर सुपरफिशियल आर्टरी है, वहां पर अगर हम लोग उंगली रखेंगे तो हम उसको पैल्पेट कर सकते हैं, वहां पे हमें महसूस होगा, जब ब्लड सर्कुलेट करना चाहेगा तो वहां पे आपको पल्स का एहसास होगा, ठीक है। हम अभी क्लास ले रहे हैं नितिन, क्लास लेने के बाद, तो यहाँ पे जब हम फिंगर रखते हैं तो किसी चीज से दबा रहे हैं, क्या चीज से दबा रहे हैं, थंब से दबा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पल्स का एहसास हो रहा है, दबाने वाले को फक फक एहसास हो रहा है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई अगर ट्यूमर डेवलप कर जाए, ट्यूमर डेवलप करे और वो एओर्टा को दबाएगा, ट्यूमर या मास, है ना, मास को ही ट्यूमर कहते हैं। तो अगर एक मास डेवलप करता है नेबरिंग एरिया में, तो वो क्या करेगा, एओर्टा को पुश करेगा, दबाएगा, और दबाएगा तो वो उसकी वजह से वहां पर पल्सेटाइल होगा। बात समझ में आ गई? अब कोई दिक्कत? हेलो, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। है ना, समझ यस गई सर, ना। क्लियर है। तो अगर मान लीजिए कि अगर एक मास है, ठीक है, और इसको दबा रहा है यहाँ पर से, तो पेशेंट को भी फील होगा, पेशेंट को भी फील होगा, इसलिए कि ब्लड लगातार नीचे की ओर मूव करता है, तो ये बार बार यहाँ पर इसका जो प्रेशर पड़ेगा तो वो पल्सेटाइल हो जाएगा। तो ये जो पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अयोटा की कोई भी बीमारी, अयोटा की कोई भी बीमारी अगर, है ना, उसमें किसी तरह की भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने अभी एन्यूरिज्म के बारे में बताया, तो एन्यूरिज्म भी अगर होता है, जो वीक पॉइंट है वहां पर एन्यूरिज्म होता है, और अगर एन्यूरिज्म भी होता है तो वहां पे क्या होगा, तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है, ठीक है। या अयोटा में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, अयोटा में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या हो गया, सूजन हो गया। तो सूजन जहां पर भी होता है वहां पे दर्द होता है, पैर को भी ऐसा सीधा नहीं कर पाएगा पेशेंट, पैर इसलिए कि अयोटा टनाएगा, अयोटा टनाएगा अंदर में इंटरनली, तो उसको दर्द का एहसास होगा, तो उन लोग क्या करते हैं, पैर को फोल्ड कर दिया जाता है उस तरह के पेशेंट में, स्कैनिंग करने के दौरान ही, तो उसके मिड लाइन के पास जो है पेन का एहसास होगा, ठीक। पुअर सर्कुलेशन इन द लेग, आपको पता है, आप ये फिगर को अगर देखते हैं, ये फिगर को आप देख रहे हैं, तो इस फिगर में आप क्या पा रहे हैं कि ये जो अयोटा है ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये कैसा आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, और ये परसिस, ये डायफ्राम को भेजते हुए नीचे गया, तो नीचे गया, नीचे गया, नीचे जाते 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 ये बाइफरकेट कर गया दो भाग में, तो ये दो एक्सटर्नल और इंटरनल एरिया आर्टरी में बढ़ जाता है।
इंटरनल इलियक आर्टरी क्या करता है, इंटरनल पेल्विक कंटेंट को ब्लड की सप्लाई करता है, और जो एक्सटर्नल है वो लेग्स में ब्लड की सप्लाई करता है। तो इन केस अगर यहाँ पर किसी तरह का ब्लॉकेज अगर हो जाता है, ब्लॉकेज अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लॉकेज होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड नीचे की ओर नहीं आ पाएगा, ब्लड प्रॉपरली नीचे की तरफ नहीं आएगा, और जब ब्लड नीचे की तरफ प्रॉपरली नहीं आएगा तो पुअर सर्कुलेशन होगा। पैर जो होंगे वो पेल कलर के हो सकते हैं, या उसके कुछ जगह कुछ एरिया जो है वहां पे प्रॉपरली ब्लड ना मिल पाए, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पर नेक्रोसिस भी हो सकता है और ब्लूइश भी हो सकता है। तो ये सारी चीज है। तो पुअर सर्कुलेशन आयोटा की एब्नॉर्मेलिटी के वजह से भी होता है। ठीक, अब आप नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, रीसेंट एब्डोमिनल ट्रॉमा। अगर पेट पर किसी को चोट लग जाती है तो जो इंजरी होती है, ट्रॉमा का मतलब होता है चोट लगना, चोट लगना से जो इंजरी होगी तो वो उसके चपेट में आयोटा भी आ सकता है। ठीक है, तो उसमें कितनी इंजरी हुई है और किस तरह की इंजरी हुई है, इसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग आयोटिक स्कैन करते हैं। अगर वहां पर किसी तरह का लीकेज हो गया होगा खुदा न खास्ते, तो वहां पर हम लोग फ्लूइड का कुमुलेशन और 48 घंटे के बाद वहां पे हेमेटोमा को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हेमेटोमा का मतलब क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग इंटरनली ही हुई, 48 आवर्स लग जाता है। ठीक, अब एक और चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जब आप आयोटिक नहीं, इंडिकेशन, लास्ट इंडिकेशन है कि आप सस्पेक्ट करते हैं, आपके जो डॉक्टर है वो सस्पेक्ट करते हैं आइडियोपैथिक आयोटाइटिस। ठीक, आइडियोपैथिक एक्चुअली में उस तरह के, ये जो शब्द है ये वो उस तरह की बीमारियों में आइडियोपैथिक लगाया जाता है जहां पर उसका कोई उसके जो कॉज है वो नोन नहीं हो। ठीक है, उसका कारण नहीं पता हो। आप एओटाइटिस से तो समझ गए कि इन्फ्लामेशन ऑफ द एओटा, लेकिन इन्फ्लामेशन ऑफ एओटा किस वजह से, ट्रॉमा से, चोट लगने से, के इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या किसी और तरह के इन्फेक्शन से, तो ये एक कॉज हुआ जो आयोटा में इन्फ्लामेशन पैदा कर सकता है, जिसको हम लोग कहेंगे आयोटाइटिस। बात समझ में आ गई। लेकिन दूसरी जो बात आती है यहाँ पर कि आइडियोपैथिक यानी कि वो आयोटाइटिस जिसका कारण पता ही नहीं है, कॉज पता ही नहीं है कि वो आयोटाइटिस होने की क्या वजह है। ठीक है, आपका मेडिकल नहीं समझ पा रहा है ना, कि ये आयोटाइटिस होने का क्या कॉज है, तो उस तरह के कंडीशन को हम लोग कहेंगे आइडियोपैथिक आयोटाइटिस। और उस तरह के आयोटाइटिस को डॉक्टर क्लिनिकल फाइंडिंग में भी प्रेस करके पेशेंट को क्लिनिकली चेक करके समझ तो सकता है, लेकिन वो सस्पेक्टेड केस को फिर भेजेगा। वो उसके लिए आइडियोपैथिक आयोटाइटिस है, लेकिन वो आपको भेजेगा कि मेरा जो प्रोग्नोसिस है वो कितना बढ़िया है। जब आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उससे आप ये बता पाएंगे कि हाँ इसके आयोटा में क्या प्रॉब्लम है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब आइए कि हम सर हाँ हाँ, हम्म, सर आप बोले पुअर सर्कुलेशन इन द लेग बोले हैं, उसमें सर वेरिकोज वेन भी आ सकता है। वेरिकॉज वेन दूसरी चीज होती है। वेरिकॉज वेन में, वेरिकॉज वेन उसमें नहीं आएंगे, इसलिए कि वेरिकॉज वेन इज द एबनॉर्मिलिटी ऑफ वेन इटसेल्फ, वो वेन की एबनॉर्मिलिटी है। ठीक है ना। और यहाँ पुअर सर्कुलेशन इन लेग, यहाँ पर जो पुअर सर्कुलेशन इन लेग है इसका जो रिलेशन है आर्टरी से है, ना कि वेन से। बात समझ में आ रही है। आपका जो ओके सर। आयोटा है वो ब्लड को कहाँ सर्कुलेट करता है, आर्टरी में, वेन में तो नहीं। अच्छा, मान नहीं। लेते हैं सपोज दैट के पुअर सर्कुलेशन के कारण जो है यहाँ पर ये चीज हो भी नहीं सकती है, इसलिए कि वेरिकॉज वेन जो है वो सिर्फ वेन की बीमारी है। अगर हम इंफीरियर वेना कावा का डिसऑर्डर देख रहे हैं तो उसका पार्टिकुलर होगा, उसकी वजह से भी वेरिकॉज वेन नहीं होता है। वेरिकॉज वेन अगर आप देखिएगा तो वहां पर थोड़ा हार्ड होगा, एस एस शेप का उभरा हुआ दिखाई देगा, वो क्लिनिकली आदमी समझ सकता है। ठीक, अब आते हैं ओके
कि अगर हम स्कैनिंग करेंगे तो कैसे ये पता चलेगा कि हमारा जो पेशेंट है उसका एओर्टा कहाँ पे है, ठीक है। तो आपका जो भी पेशेंट होगा, ठीक है, वो बेड पे लेटा रहेगा, ठीक। आपका पेशेंट बेड पे लेटा रहेगा, किस तरह, इस तरह लेटा रहेगा, ठीक है। ये पेशेंट लेट गया और हम क्या करते हैं, इसमें से एक मीडियन सजाइटल लाइन खींचते हैं। तो मीडियन सजाइटल लाइन के, ठीक है, लेफ्ट साइड में से जो नली रहती है, मीडियन सजाइटल लाइन के लेफ्ट साइड से जो नली होती है वो एओर्टा होता है, ठीक है, वो एओर्टा होता है, ठीक। और जो राइट साइड की नली होती है, मीडियन सजाइटल लाइन के राइट साइड जो होती है वो इंफीरियर वेना कावा होती है। तो इंफीरियर वेना कावा किधर है, इस साइड है, ठीक है। ब्लू से कर दिया, ब्लू पे ब्लू चला दिया, देख लीजिए। और इस साइड जो है आपको एओर्टा है, एओर्टा है, ठीक है। ये इस तरह आएगा, ठीक है। एओर्टा में एक खूबी ये होती है कि एओर्टा जो है ऊपर के तरफ से चौड़ा होगा और जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा, जैसे जैसे वो डिसेंड और नीचे आएगा तो डिसेंड करेगा, ठीक है, डिसेंड करेगा तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो नैरो होता जा रहा है। यहाँ पर मैं डिसेंड शब्द इसलिए नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा था क्योंकि एओर्टा जो घूमता है तो इसका अलग अलग नाम मेंशन किया गया है। इसके एक पार्टी का नाम है डिसेंडिंग एओर्टा, यहाँ से ऊपर उठता है तो असेंडिंग एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा नीचे जा रहा है डिसेंडिंग। इसके बाद जो है ये डिसेंड तो कर रहा है लेकिन इसको डिसेंडिंग ना कह के, चूंकि ये एब्डोमेन के एरिया में है तो इसको हम लोग एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। शानी सुनो ना, क्लास ले रहे हैं, क्लास लेके तुरंत फोन करते हैं, ठीक है, फोन करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है, तो ठीक है ना, बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको हम लोग एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। अब आइए कि एक दो बीमारी के बारे में हम बताते हैं। एक को कहते हैं एओर्टिक डिसेक्शन, जो आप देखिएगा समझिएगा, उसमें एक ट्रू ल्यूमेन दिखाई देता है, एक फॉल्स ल्यूमेन दिखाई देता है। और एक बीमारी है जिसको हम लोग ये कहते हैं एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म की मैं फिगर आप लोग को दिखा देता हूं, ठीक है, एन्यूरिज्म की फिगर मैं दिखाता हूं आप लोग को, ठीक है। देखिए ये है एक एन्यूरिज्म, और एन्यूरिज्म में लगाया क्या जाता है, एन्यूरिज्म क्लिप। आप जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो इस एन्यूरिज्म को समझ सकते हैं। अक्सर एन्यूरिज्म जैसा जो प्रॉब्लम होता है ये थोरैसिक रीजन में अगर होता है, थोरैसिक रीजन में होता है, तो अल्ट्रासाउंड का हद वहां तक नहीं है उसको पहचानने के लिए। लेकिन ये एन्यूरिज्म अगर एब्डोमिनल रीजन में होता है तो ये हद है पहचानने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि जो वीक एरिया होगी ना, वहां पर से जो ब्लड का प्रेशर पड़ता है तो वो सूजन टाइप का हो जाता, फूल जाता, बलूनिंग हो जाती है। तो जो बलूनिंग होती है ना, इस तरह से जो बलूनिंग होती है, ये एओर्टा आ रहा है ना, ऐसा करके आ रहा है नीचे के तरफ, और यहाँ से सपोज डैट इसके नीचे से वीक है तो दबाव पड़ने से ये फैल गया, फैल गया। और भी कई वजह हो सकती है, फैल गया, या हल्का यहाँ पर कुछ आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हुआ उसके वजह से भी हो गया, कोई भी वजह, लेकिन जो वीक पॉइंट होगी वो फैलेगा और उसी को हम लोग एन्यूरिज्म कहते हैं। एन्यूरिज्म धीरे बढ़ते 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 वो फट सकता है, फटेगा तो इंसान की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी। इसलिए अर्ली डिटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और एन्यूरिज्म अगर डिटेक्ट हो जाता है तो एन्यूरिज्म क्लिप लगा करके उसको संभाल दिया जाता है। इसमें कुछ प्रोस्थेसिस लगाया जाएगा और लगाने के बाद कि इसका ये सेफ हो जाता है, ये फट नहीं सकता है। दूसरी जो कंडीशन होती है कि आयोटा का जो डिफरेंट लेयर होता है ना, 3 लेयर होता है ना, क्या क्या लेयर होता है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और एक ट्यूनिका एक्सटर्ना, 3 लेयर हुआ ना। तो
तो इसका जो लेयर होता है वो फट जाता है और उसके अंदर ब्लड घुस जाता है। तो जब ये जैसे आयोटा है तो इसका जो है यहाँ से मान लीजिए फट गया तो टीयर हुआ तो ये ब्लड नीचे चला गया और इधर एक खोली टाइप का बना लिया और इसके अंदर भी ब्लड आकर के जम गया। इधर तो ब्लड है, तो आप जब स्कैन करेंगे तो स्कैन में आपको 2 ल्यूमेन दिखाई देगा, है ना। एक होगा ट्रू ल्यूमेन, ये होगा ट्रू ल्यूमेन। रुक जाइए, जो 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 पहले से था वो ट्रू ल्यूमेन है, और जो फटने के बाद ब्लड घुस करके जो इधर नली बनी है इस साइड, ये हो जाएगा फॉल्स ल्यूमेन, है ना। लेकिन फॉल्स ल्यूमेन ज्यादा देर तक नहीं रहता, ये ब्लॉक करेगा कहीं ना कहीं पर से। और ट्रू ल्यूमेन को अगर आप स्कैन करेंगे तो ये देखेंगे कि नीचे तक जाएगा। तो इस बीमारी को कहते हैं आयोटिक डिसेक्शन, और आयोटिक डिसेक्शन को भी आप देख सकते हैं। तो अब आप क्या कीजिएगा, जब भी अल्ट्रासाउंड कीजिएगा तो पेशेंट का जो मीडियन सजाइटल लाइन है उसके राइट साइड में प्रोब को कैसे रखना है, तो वो मैं खड़ा होके बताता हूं। मीडियन सजाइटल लाइन है तो ये वाला हाथ मेरा राइट साइड है, तो मीडियन सजाइटल लाइन के इस साइड अगर हम सर्वे करेंगे लंबे में तो हमारी जो स्कैनिंग होगी हमको एक नली के जैसा ही अल्ट्रासाउंड करने के दौरान हमें आयोटा दिखाई देगा, और हम उसका फुल सर्वे करेंगे, ऊपर से लेकर के नीचे तक की स्कैनिंग करेंगे। नहीं तो कैसा करेंगे भाई, कुछ नहीं है, आप लोग को प्रैक्टिकल करने के लिए अगर मिलता है लैब में तो मीडियन सजाइटल लाइन के आप इधर जाकर के राइट साइड में आप सर्वे करेंगे तो आपके स्क्रीन पर एक नली इस तरह की बनी हुई आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो नली है इसमें कौन वाला ऊपर वाला हिस्सा कौन नीचे, तो ऊपर में आप थंब रखिए, थंब जहां पर बन करके आ जाता है, थंब इधर आ गया तो ये समझ लीजिए सुपीरियर साइड है, और नीचे वाला ऑब्वियसली नीचे का साइड होगा। अब हम स्कैनिंग करते हुए नीचे आएंगे और ये देखेंगे कि कहां पर क्या दिक्कत है। इवन हम लोग मेजरमेंट भी लेते हैं और उसका 3 अलग अलग जोन बनाया गया है, 3 डिफरेंट जोन है, या 3 जगह है, 3 पॉइंट है जहां पर से आप पार्टिकुलर मेजरमेंट लेंगे और ये पता करेंगे कि ये ज्यादा डाइलेट तो नहीं किया गया है या नैरो तो नहीं हुआ है, अंदर में लिपिड आकर के जम जाती है जिसको हम लोग कहते हैं आर्थरोस्क्लेरोसिस, तो वो चमकीला नजर आता है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात है, लेकिन ये सारी बात के पहले एक चीज और जान लीजिए कि पेशेंट को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पेशेंट को प्रिपेयर करने से पहले अटेंडेंस लेना जरूरी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूं, ठीक है। तो पेशेंट प्रिपरेशन क्या होगा, पेशेंट प्रिपरेशन सिमिलर होगा जो आप एब्डोमिनल स्कैनिंग में पढ़ा था, उसी तरीके से हम लोग पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोग पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, सबसे पहले स्कैन करने से पहले क्या करना है, आपको अपने पेशेंट को तैयार करना होगा, इस लायक होना चाहिए। उसके पेट में खाली गैस भरा होगा तो क्या फायदा। आप स्कैन करने की कोशिश भी कीजिएगा, आयोटा की फोटो इमेज बन के आएगी ही नहीं। उसमें डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, मेजर कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात होगी प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट का प्रिपरेशन करना। क्या जाना था कल कि 8 घंटा की फास्टिंग होनी चाहिए, तो 8 आवर्स फास्टिंग, ठीक है। यूजुअली बच्चों में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर बच्चे का केस आ जाता है तो उसमें भी कम से कम 3 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज के पेशेंट अगर सिगरेट पीने का आदी है तो वो सिगरेट उसको अलाउ नहीं है, ठीक है ना, उसको सिगरेट अलाउ नहीं है। हम लोग मेडिकेशन देंगे, आर गिवन टू रिड्यूस बॉवेल गैस, ठीक है ना, बॉवेल गैस को कम करने के लिए, ठीक है। हम लोग जो प्रोब का इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा,
5 मेगाहर्ट्ज का प्रोब, बच्चे में तो ऐसे 3.5 का नहीं, 3.5 मेगाहर्ट्ज का, यानी कि कम फ्रीक्वेंसी का 3.5 मेगाहर्ट्ज के प्रोब का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, पेशेंट जब आपका प्रिपेयर्ड है, फास्टिंग हो चुकी है, सब चीज ओके है, बहुत सारी बातें हैं, उसको गैस रिमूवल टैबलेट दिया जाता है, उसका वेस्ट निकल जाए, उसके पेट में कुछ लटर पटर नहीं रहे, ठीक है ना, तब आप इमेज लीजिएगा तो इमेज की पिक्चर क्लियर आएगी। ठीक है ना। अगर फिर भी स्कैनिंग करने के दौरान अगर गैस इंटरफेयर कर रहा है इमेज लाने में, उसकी वजह से आर्टिफैक्ट बनती है, तो आप क्या करें कि थोड़ा प्रेशर से दबाएंगे, तो बॉवेल पे प्रेशर, जेंटल प्रेशर अगर देंगे, हल्का एंगुलेशन करने के बाद ट्रांसड्यूसर से, है ना, हल्का ऑब्लिक करके, है ना, या लैटरल प्रोजेक्शन में आप इमेज लेने की कोशिश करेंगे तो इमेज आ जाती है। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो पेशेंट को इरेक्ट करके भी स्कैनिंग कर सकते हैं, उसको बैठा दीजिए या खड़ा कर दीजिए, उसको खूब पानी पिलाइए और प्रेशर दे करके थोड़ा सा स्कैन करिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है ना। तो यही चीज है। अब आपको अगर हम लोग आते हैं साइज के बारे में, क्या चीज के बारे में आते हैं, साइज के। ठीक है, तो साइज के बारे में आ जाते हैं हम लोग। तो आयोटा की आपको जो है ना, सबसे पहला जो है नॉर्मल एब्डोमिनल आयोटा को समझना होगा, क्योंकि आपको जब नॉर्मल एब्डोमिनल आयोटा को आप पहचानना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए एबनॉर्मिलिटी समझना मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस सेक्शनल डायमीटर में समझेंगे कि एब्डोमिनल आयोटा किस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है ना, और वो हम स्कैनिंग जो करेंगे तो वो स्कैनिंग हम उसकी कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप देखिए कि कहाँ से हम लोगों को स्कैनिंग करनी पड़ेगी। स्कैनिंग करने के लिए कौन सा पॉइंट है जहां पर से हम प्रोब को रखेंगे, चाहे ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। तो ये मान लेते हैं कि डायफ्राम है, तो डायफ्राम के एकदम ऊपर से हम स्कैनिंग करना स्टार्ट करेंगे, और जब आप ट्रांसवर्स स्कैन करेंगे तो आपको दोनों चीज दिखाई देगी, आपको आयोटा भी दिखाई देगा और आपको इंफीरियर वेना कावा भी दिखाई देगा। आयोटा भी दिखाई देगा और इंफीरियर वेना कावा भी दिखाई देगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज आयोटा एंड विच वन इज इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा यूजुअली क्या होता है कि सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान ये सिकुड़ता फैलता है। ठीक है, अभी अगर हम लोग, हमने जैसा कि बताया कि ये जो आयोटा होता है ये देखने में कैसा होता है, तो ये मैंने बताया कि ऊपर से जो है ये थोड़ा सा वाइड होगा, और जैसे जैसे ये नीचे आता है ये पतला होता चला जाता है, नैरो होता चला जाता है, और ये बाइफरकेट कर जाता है। ये दो भाग में बाइफरकेट करता है, नहीं, दो भाग में ये क्या करेगा। ओह, एक मिनट, ये बाइफरकेट किया। ठीक है, फिर ये फर्दर और बाइफरकेट करेगा। तो अब ये जो एओर्टा है इसका जो जो दम ऊपर के हिस्सा की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, ये तार आ जा रहा है ना। सर इसको करने के लिए हम होल एब्डोमेन करेंगे? नहीं, सिर्फ एब्डोमिनल एओर्टा की स्कैनिंग करेंगे ना, सिर्फ इसको हम देखने की कोशिश उस करेंगे। एग्जामिन का नाम ही होगा एब्डोमिनल आयोटा? हाँ, एब्डोमिनल एओर्टा, हाँ हाँ। होल एब्डोमेन की जो स्कैनिंग की जाती है उसमें विसराज को लिया जाता है। डॉक्टर स्पेशली आयोटा की स्कैनिंग भेजेगा, तो हमने बताया ना मीडियन सजाइटल प्लेन जो होता है, मीडियन सजाइटल यस प्लेन के सर। आप लेफ्ट साइड का स्कैनिंग करेंगे, प्रोब रखेंगे तो आपको हो सकता है कि आयोटा के साथ इंफीरियर वेना कावा आ जाएगा, ट्रांसवर्स स्कैन करेंगे तो। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करेंगे तो ये पूरा नली के समान नजर आएगा। आयोटा का को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। एक जो सबसे ऊपर का होता है उसको हम लोग मिडिल मानते हैं, ठीक है, और एक